नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। खबरों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर सीएम धामी नियुक्ति पत्रों का वितरण कर रहे हैं, साथ ही संबोधित भी कर रहे हैं। राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक मॉडल बन गया है कि पूरे देश में अन्य राज्य भी आज नकल अध्यादेश को देख रहे हैं और उसी प्रकार का नकल अपने यहाँ लागू करने में पहले के समय में आप देखते थे एक से योग्यता पहले भी थी, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता पहले विश्व में लूट हो जाती थी, नकल हो जाती थी, पेनड्राइव पर आउट हो जाता था, पेनड्राइव पर नकल हो जाती थी, या जहाँ पेपर छपता था वहीं से पहले से क्वेश्चन में भागा जाता था। इस सब पर हमने रोक लगाया। उसका परिणाम हुआ कि आज 3 लाख अगर जिन्होंने किसी ने एक परीक्षा में पास हुआ है, चयन हुआ है, तो दूसरे में भी हुआ है, में होने वाला हुआ है, 4 हुआ है और किसी का तो बाकी क्या कर रहा था, पहले नहीं हो रहा था और लोग उत्तराखंड उसमें ये लोगों का भी आप ये प्रश्न योगदान सबमें है ना। बताइए आप लोगों का भी तो क्वेश्चन होगा ये कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि पहले चयन ही नहीं हो रहा था और अब 4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है। तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप सब लोगों को खोजना है अपने कार्यालय। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि आज एक बार फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वो राज्य के कई जिलों से लखनऊ आए यादव समाज के लोगों को संबोधित भी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उनके यूपी के दौरे को चुनाव के लिहाज से बड़ा अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम का नाम है यादव महाकुंभ। प्रदेश भर से यादव समुदाय के लोग लखनऊ आज पहुंच रहे हैं और यहां पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, ये कार्यक्रम काफ़ी अहम माना जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी थी डॉक्टर मोहन यादव ने, या यूं कहें कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ था बतौर मुख्यमंत्री, ये साफ हो गया था कि बीजेपी किस रणनीति को आगे बढ़ा रही है। और रणनीति यही थी कि तमाम जो यादव वोट बैंक है, यादव समाज के लोग हैं, उनको साधना और 2024 के लिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के पूरे यादव समाज को अपने पाले में कर लेना। और इससे पहले भी कई कार्यक्रम मोहन यादव इस तरह के उनमें शिरकत कर चुके हैं। आज यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं। और पंकज तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, आज का जो कार्यक्रम है यादव महाकुंभ का, उसके बारे में विस्तार से बताएं। कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? लगभग कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रदेश भर से? जी देखिए, आपको बता दें कि ये यादव महाकुंभ का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। बिजनौर रोड पे गुदौर मैदान है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश भर के जो यादव वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है और चुनाव से पहले एक जो बीजेपी की जो रणनीति एक पिछड़े वर्ग को लेकर के उसको कहीं न कहीं साधने की कोशिश की जा रही है।
इसमें बड़ी बात यह है कि मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का यूपी में आकर के और इस तरह के सम्मेलन को संबोधित करना अपने आप में अगर जो देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी की बड़ी तैयारी के रूप में इसको देखा जा रहा है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम है, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए कार्ड को लेकर के एंट्री की है लोकसभा चुनाव के लिए और सीधे तौर पे कहा है कि पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलित वर्ग का जो उत्थान है वो समाजवादी पार्टी चाहती है, उनको बराबर का अधिकार दिलाना चाहती है। तो कहीं न कहीं जो है कि यादव समुदाय को लेकर के ये महाकुंभ जो है आयोजित किया जा रहा है। आपको बताएं कि जो कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं मनीष यादव, इनके द्वारा एक तरह से ये आयोजन किया गया है और इसका कहीं न कहीं सीधे तौर पे राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं भोपाल से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दीपा, काफी अहम आज का ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए है, खास तौर पर लोकसभा चुनावों के लिहाज से ये बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जो यादव वोट बैंक जिसकी बात करी जाती है वो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आता था और ये देखा गया है कि यादव समाज काफी संगठित रहता है, लॉयल रहता है अपने समाज के लिए। जाहिर तौर पर ऐसे में एक यादव चेहरे की जरूरत थी और वो डॉक्टर मोहन यादव के तौर पर बीजेपी के लिए इस बार निकलकर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मोहन यादव का ये दौरा, क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साधने की एक मास्टर स्ट्रोक मारा था। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, यूपी की बात हो या बिहार की बात हो, तमाम जगहों पर जो वोट बैंक है यादवों का वो काफी ज्यादा है। ओबीसी की भी यदि हम बात करते हैं तो उसमें यादव वोट बैंक जो है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यूपी में जिस तरह की बात की जाए तो लगभग 20% जो वोट बैंक है वो यादवों का माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के पास कोई अच्छा चेहरा, कोई बड़ा चेहरा नहीं था। और यूपी की यदि हम बात करते हैं तो यादव जो है वो सपा को कहीं ना कहीं समर्थन देते नजर आते थे। तो अब ऐसे में मोहन यादव के रूप में जहाँ पर एक जो यादव चेहरा वो बीजेपी के पास है और ऐसे में इस चेहरे के माध्यम से बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा वोट निकालना चाहती है, यानी कि जो यादवों का वोट बैंक है उसे हासिल करना चाहती है। और उसके लिए आज एक बड़े सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है राजधानी भोपाल से रवाना हो चुके हैं, अब से कुछ देर बाद ही वो लखनऊ पहुंचेंगे। उसके बाद जो यादव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसको संबोधित करते नजर आएंगे। इस मौके पर यदि बात करें तो बीजेपी से ओबीसी जितने भी चेहरे हैं वो सभी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। और वहीं अगर महाकुंभ की मैं बात करती हूँ तो केवल यूपी ही नहीं, अलग जो यूपी से सटे राज्य वहाँ के यादव जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई बड़ी घोषणाएं जो है वो भी इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए करते नजर आते हैं। बिल्कुल, पंकज आपके पास आऊंगी। पंकज, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9% यादव समाज का दबदबा रहता है, 9% यादव हैं और ओबीसी में से 20% यादव समाज से वोटर्स आते हैं, आबादी आती है। ऐसे में मोहन यादव क्या लग रहा है, बतौर सीएम वो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्या डॉक्टर मोहन यादव वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं? क्या वो बीजेपी के लिए यादव समाज का प्रतिनिधित्व बनते नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उनको लेकर कैसी लोकप्रियता है, कैसा माहौल देखने को मिलता है? जी देखिए, आपको बता दें कि जो पिछले दिनों जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से विजयश्री हासिल की थी और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्री कैंडिडेट लेके आ जाएगी। और देखा गया कि उसी वक्त से ये कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की एक तैयारी, एक जो समीकरण है वो चल रहा था और उसका जो है कि अब कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और यही मेन मतलब है कि यूपी में जो एक समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, उसका काट कहीं ना कहीं बीजेपी ने ढूंढ लिया है डॉक्टर मोहन यादव के तौर पे। और ये जो आज का जो सम्मेलन है काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो ओबीसी वोट बैंक है, इसमें तमाम जो जातियां आती हैं उनके प्रतिनिधित्व करने वाले नेता जो है कि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकती हैं, जो एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर है या फिर निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं। देखा जाए तो जो जल शक्ति मंत्री इस समय है वो भी पिछले वर्ष से ही
ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो एक थोड़ी सी कमी थी, यादव वोट बैंक को कैसे मूव कराया जाए बीजेपी के खेमे में, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। और आज जो यादव महाकुंभ जो बुलाया गया है, इसमें डॉक्टर मोहन यादव आएंगे, तो जाहिर सी बात है लोकप्रिय नेता है और रणनीतिकार भी माने जाते हैं, माहिर रणनीतिकार माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव यूपी में पड़ेगा और जो यूपी का जो यादव वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी चेतमारी कर सकती है। बिल्कुल दीपा, आपके पास आएंगे। दीपा, डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में लगातार वो ये कहते भी नजर आए कि पिछली सरकार के, शिवराज सरकार के जो काम हैं, जो योजनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा और उनमें से किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो पार्टी की लाइन है या जो पहले से परिपाटी बिछाकर उनको तैयार करके दी गई है, डॉक्टर मोहन यादव उसके साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात क्योंकि अब लोकसभा चुनावों की है, तो जब डॉक्टर मोहन यादव को लेकर अब बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी तो दोनों ही बातें होंगी। यादव समाज की भी बात की जाएगी और पिछले कुछ महीनों में जिस तरह का काम किया गया है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से लोगों के लिए सहूलियतें दी गई हैं, योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, उस रिपोर्ट कार्ड को भी पेश किया जाएगा। देखिए, जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो एक सबसे बड़ी, क्योंकि पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसे में उनके लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या भी थी और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो इम्तिहान था वो ये था कि जनता पर विश्वास दिला पाना, लाडली बहनाओं पर विश्वास दिला पाना। क्योंकि कहीं ना कहीं लाडली बहना जो है वो हमेशा से शिवराज सिंह चौहान जो थे उन्हें अपना भाई मानती आई थी, तो ऐसे में विश्वास जताना और विश्वास बनाना ये एक बड़ी समस्या थी उनके लिए। तो कहीं ना कहीं उस परीक्षा में, उस इम्तिहान में पास होते हुए वो नजर आए। तमाम बहनों के का दिल जीतने का काम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव ने किया। अधिकारियों पर जो हमें देखने को मिलता है कि कोई एक्शन जो है वो लेते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो जिस तरह से हिंदुत्व की छवि उनके निकलकर सामने आई, सबसे पहला जो निर्णय लिया गया, जिस तरह से बैन लगाया गया जो लाउड स्पीकर थे उनके ऊपर, इसके अलावा जो मास्क की दुकानें थे उन पे जो है कवर कराया गया, बिक्री बंद कराई गई, तो इस तरह की जो तमाम उनके जो एक्शन लिए गए ये काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो इन सभी चीजों को यदि हम मद्देनजर रखते हैं, साथ ही साथ जो उनकी यादव जो नेता होने की छवि है उसकी भी यदि हम बात करते हैं, तो इन सभी विषयों पर यानी कि कहीं ना कहीं वो ये बताते नजर आएंगे कि बीजेपी जो कहती है उस विश्वास को पूरा करती है। यानी कि जो पीएम की गारंटी जिसकी बात लगातार लोकसभा चुनाव में हो रही है, तो उस गारंटी का विश्वास दिलाते हुए भी यादवों को नजर आएंगे और इसी के साथ कई बड़ी घोषणाएं जो है वो भी उनके माध्यम से की जाएंगी। बिल्कुल दीपा, अगर बात डॉक्टर मोहन यादव की करें तो डॉक्टर मोहन यादव का जो राजनीतिक करियर रहा है उसकी अगर बात करें तो एक बहुत ही साधारण नेता के तौर पर वो उभरे और उसके बाद आज उन्होंने मुख्यमंत्री तक का अपना सफ़र तय किया है, एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हुए थे, वो इस बार लोकसभा चुनाव में विदिशा से उतर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव पर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। एक, आपको पिछले मुख्यमंत्री के किए गए कामों को आगे बढ़ाना है, उनको विदिशा में भी आपको सपोर्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश का जो पूरी बेल्ट है, आप राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार और मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो पूरा यादव वोट बैंक है वो भी, उसका जिम्मा, उसका दारोमदार भी आप ही के चेहरे पर है, आप ही के कंधों पर है। देखिए, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके कंधे पर हैं और वो सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो हिंदुत्व की यानी कि जो छवि की बात करते हैं, हिंदुत्व छवि की, इसको लेकर भी वो लगातार आगे बढ़ते हैं। हम उनके विधानसभा में जो कहे गए जो भी भाषण है उनको सुन लें, या फिर कल जिस तरह से अयोध्या जाने वाले हैं, पूरी कैबिनेट अयोध्या जाने वाली है, या फिर जो उनके लिए गए निर्णय थे उनकी बात कर लें, तो इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का चेहरा है वो तो वो बन ही रहे हैं। इसी के साथ यादवों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे गोवर्धन पूजा की मैं बात कर लूं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर लें, इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में भी लगातार शिरकत कर रहे हैं और यूपी में लगातार उनका फोकस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है, जहां पर लगातार यूपी का दौरा वो कर रहे हैं, कि बीजेपी उन्हें एक यादव चेहरे के रूप में देखती है और यूपी में जो यादव हैं उन्हें साधने के लिए उनका उपयोग करना चाहती है। और यही कारण है कि लगातार वहां पे उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं और आगे आने वाले समय यानी कि लोकसभा चुनाव में पूरे समय वो यूपी में फोकस करते हुए
नजर आएंगे और यादवों को साधने की एक जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। जिस तरह से प्रीवियस में उनको जो भी काम मिले हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जब बतौर उन्होंने मध्य प्रदेश की जो डोर है अपने हाथ में ली थी, उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता का दिल उन्होंने जीता है, एक विश्वास पैदा किया है, तो इससे ये बात साफ होती है कि यूपी में भी कहीं ना कहीं वो विश्वास जीतने में बिल्कुल विश्वास भी कायम रखना है, पार्टी का विश्वास कायम रखना है और जनता का विश्वास जीत कर दिखाना है उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया दीपा इस जानकारी के लिए आपका। पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। उन्होंने बीजेपी के लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा पर बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में जो उम्मीदवार घोषित किए हैं वो सभी उम्मीदवार भारी अंतर से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी और विपक्ष का सफाया हो जाएगा। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। सर आज यादव महाकुंभ भी है मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यादव महासभा में। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं प्रदेश के यादवों में हलचल है। सभी यादव समाज के लोग आज उनके कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी ने बात कही इंडिया ब्लॉक अगर सत्ता में आता है, कोई मतलब नहीं यार, वो सपना न देखें। देखिए 51 के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति विभाग में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की किताब नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना और निर्देशन के लिए भी बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने के लिए भी मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाटक के आयोजकों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से समाज को साहस, समर्थन और एकता का संदेश देने का कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने नाटक के मंचन से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की भी सराहना की है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर की खबर की। जौनपुर में बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा सीट से कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया तभी बाहुबली धनंजय सिंह भी मैदान में आ गए, जिस वजह से दोनों के बीच मुकाबला होने से जौनपुर जंग का मैदान बन गया। वहीं टिकट की घोषणा होने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम का स्लोगन पोस्ट किया। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 73% आबादी पर 50 से 60 ब्यूरोक्रेट्स राज कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात कही। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है और यहां पर 4 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। इस बीच राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की 73% जनता पर 50 से 60 ब्यूरोक्रेट्स राज कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं देश को चला रहे हैं। और इधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 24 नामों की सूची जारी कर दी, जिसमें भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा को बनाया गया है। आलोक शर्मा से चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं।
बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बातचीत करेंगे। सर, आप हमेशा अपने बात में ये कहते हैं कि आप बर्रुगढ़ भोपाली हैं, पुराने भोपाली को टिकट मिला। मान सकते हैं कि जो क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाएं? निश्चित रूप से एक काम करने वक्त देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है, मूल्यांकन होता ना। देखिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 1982 में वार्ड अध्यक्ष था। आज वार्ड अध्यक्ष में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल संसदीय सीट से प्रत्याशी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटा सा कार्यकर्ता, जमीन पे अनाउंसमेंट करता था, मैं ठेलों के ऊपर, मैं तांगे में अनाउंसमेंट करता था, मैंने साइकिलों पे काम किया है, मैंने दीवारों के ऊपर बाल पेंटिंग की है, मैं संगठन में दरिये बिछाता था। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, आप देखिए 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत आज लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर, उनकी स्पष्ट नीति के कारण आगे बढ़ रहा है। हमारा भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भोपाल कैसे बने, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसे बने, इस दिशा के अंदर हम जनता से संवाद भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और बहुत ही जल्दी भोपाल के विकास का एक रोड मैप तैयार करेंगे। सर, ये तो आप कह रहे हैं सपनों का शहर बने, जो भी आपके भी कई सपने थे, मैनिफेस्टो में क्या बातें होंगी, किन बातों का उल्लेख होगा? सपनों में केवल विकास होगा। विकास आप देखिए, ये भोपाल में 2014 के पहले चारों तरफ कचरा हुआ था, कचरे के ढेर थे। उसका उदाहरण है कि भानपुर कचरा खंती देखिए, 100 साल से वहाँ कचरे की खंती बन गई थी और मैं सोचता हूँ गर्मी के अंदर मिथेन निकलता था, मरे हुए जानवर पड़े रहते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को हमने पूरा किया, उस पैरामीटर्स को पूरा किया। आज भानपुर में जाइए, 100 साल का कचरा हमने वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करके एक खूबसूरत पार्क बनाने का काम किया है। यही सपनों का भोपाल है। जनता का राय आएगी, उनसे पूछेंगे किस प्रकार से बड़े बड़े फ्लाईओवर चाहिए, किस प्रकार से रिंग रोड चाहिए, जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान आए। उस दिशा के अंदर हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में जिस प्रकार से देश की राजधानियां हैं, डेवलप हुई हैं, उस भोपाल को भी उस विकास की रफ्तार में दौड़ाने का काम हम सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करेंगे। सर, इसी के साथ पूर्व में हमें देखने को मिला था कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह को उतारा था चुनाव में। इस बार भी यदि उतारते हैं तो आप तैयार हैं? देखिए, बंटा ढार को हमारी प्रज्ञा दीदी ने अच्छी 3.5 लाख से अधिक का सबक सिखाया है। मैं समझता हूँ ये भोपाल है और भोपाल की जनता सब बंटा ढार को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और भोपाल की जनता कांग्रेस की किसी बातों में नहीं आने वाली। और क्या लक्ष्य है? देखिए, इस बार भोपाल में हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के परिश्रम, संगठन की कार्य योजना से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि जनता के विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछली बार जहां पर 3.5 लाख से जो कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह थे उन्हें हराया था, इस बार लगभग 5 लाख के जो मार्जिन है वो कह सकते हैं कि मेंटेन करती हुई बीजेपी नजर आएगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज भोपाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टीवी 27 न्यूज के साथ बने रहें और अपडेटेड रहें।